कहते हैं कि लाइफ इजी नहीं है यार। आपने लोगों से सुना भी होगा कि लाइफ इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है जीवन को झेलना, जीवन को समझना और जीवन को जीना भी। एक समय के बाद ऐसा आता है जिसमें हम सोचते हैं कि यार ये मुश्किल है, बुढ़ापा तक जाना मुश्किल है, पता नहीं लोग कैसे 70-80 और 100 तक निकाल लेते हैं। एक्चुअली इसमें मिथ है। मिथ ये है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमें जो भी मिलना चाहिए, जो भी हमने सोचा है वो हमें मिल जाए, और जब वो नहीं मिलता है तो हम फ्रस्ट्रेट कर जाते हैं, कोसते भी हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं, ये भी कहने की कोशिश करते हैं कि मेरा लक अच्छा नहीं था। तो इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली लक क्या होता है, कंपाउंड इफेक्ट ऑफ लाइफ क्या है, जीवन में क्या चीज़ चाहिए, किस चीज़ की तलाश रहती है हमेशा। और वीडियो को अंत में आप समझने की कोशिश करेंगे विथ केस स्टडी कि सही में देखा जाए तो ज़िंदगी कुछ है क्या, या सिर्फ बात करने की चीज़ है। दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। लाइफ इज़ नॉट ईजी। कहते हैं कि अगर आप किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं तो भी मुश्किल है। मतलब ज़्यादा बात करो तो लोग कहेंगे कि यार ये चीप है, चीप इंसान है, ये हमेशा करता रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। अगर आप कम बात करते किसी से तो कहेंगे एटीट्यूड है इसके पास, ये तो एटीट्यूड में ही रहता है, ये किसी से बात ही नहीं करता। और अगर आपने बात ही बहुत कम की, बात ही बहुत कम की और तभी बात की जब आपको लगे कि यार बात करनी चाहिए, तो लोग कहेंगे यार ये मतलबी किस्म का आदमी है, जब अपना काम पड़ता है तो मेरे से बात करता है। तो लाइफ आसान तो है नहीं। ये तीनों पहलुओं पे अगर आप ध्यान दें तो आपको लगता है कि सिर्फ बात करने से जीवन जीना मुश्किल है। सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, बात करने से बात नहीं बनेगी, कुछ करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। और बात सही भी है। सिर्फ अगर आप बातें करेंगे कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो लोग कहेंगे ये एक्सक्यूज़ेस वगैरह नहीं चलेगी दोस्त, तुमने क्या किया है वो बताओ। क्योंकि लोग आपके संघर्षों को का इंतज़ार नहीं करते, लोग आपके संघर्षों का इंतज़ार नहीं करते। वो चाहते हैं कि पहले आप सक्सेस होकर दिखा दें। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो संघर्षों की कहानी खुद व खुद आ जाएगी, चर्चा में आ जाओगे आप। इसलिए लोग चाहते हैं कि आप कुछ करें। तो बात आती है कि क्या करें भाई। कर तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, सुबह से शाम तक ऑफिस जा रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, सैकड़ों एग्ज़ाम दे दिया, ये सारी बातें आती हैं अपने जीवन चक्र में। लेकिन अगर लाइफ में अगर रेडिकल चेंज लाना है, रिजल्ट ओरिएंटेड एफर्ट चाहिए, बदलाव लाना है। रेडिकल चेंज का मतलब हुआ कि जो भी आप चाहते हैं वो उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। 100% तो नहीं बोल सकता, वो तो ऊपर वाले की इच्छा है, लेकिन ऊपर वाले की इच्छाओं को थोड़ा कम कर दें और कोशिश वहाँ तक करें जहाँ पे ऊपर वाले भी कहते भाई ले लो यार, तुम बहुत दिन से परेशान थे, अब तुम्हारे हाथ में झोली में तुम्हारा दामन भर रहा हूँ, तुम्हें कुछ मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको रेडिकल एफर्ट लगाना पड़ेगा। और एक रेडिकल एफर्ट का फार्मूला जो मैंने समझा है, एक CST फार्मूला है। अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो बॉम्बे का है उसको भी CST बोलते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं मतलब उस पर निकल रहा होगा। बट रेडिकल चेंज R स्टैंड्स फॉर CST। अभी CST क्या है, इंटरेस्टिंग है। CST है कि भाई आप जो भी करें, C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप जो भी कुछ करें उसमें आप कंसिस्टेंट रहें, एफर्ट रहना चाहिए कि आप वो कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा। मतलब आप रात में कुछ और सोच के सो रहे हैं, सुबह उठ के कुछ और कर रहे हैं, इसका मतलब आपका एफर्ट कंपाउंडेड नहीं है। मतलब एफर्ट चेंज होते रहता है, आइडिया चेंज होते रहते हैं। इसलिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, स्टिक विथ वन आइडिया एंड फिनिश इट। तो कंसिस्टेंसी हो गया C4। फिर आता है कंसिस्टेंसी के बाद आप देखेंगे कि स्मार्ट चॉइसेस क्या होता है। एज फॉर स्मार्ट चॉइसेस, अब आपके पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, लेकिन कभी कभी अपनी क्षमताओं के हिसाब से ही चॉइस लेनी चाहिए। मतलब अगर मेरा इंटरेस्ट मैथ में है तो ऑब्वियसली मैं अगर कॉमर्स लेने की कोशिश करूँगा तो बात नहीं बनेगी।
या अगर मैथमेटिक्स में मैं ब्रिलियंट रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं डॉक्टर बनने की कोशिश करूँ, तो कंपटीशन पास करना मुश्किल है, क्योंकि सबका अपना हिसाब किताब बना हुआ है कि जो मैथ में ब्रिलियंट रहेगा वो इंजीनियर बनेगा, जो बायो की तरफ रहेगा, केमिस्ट्री की तरफ रहेगा, विल गो फॉर medical field. Those who are interested in commerce, accounting will become a CA and CS. Those who are interested little in a in a administration kind of general awareness and history, polity will go for civil services. जो कंप्यूटर टेक्निक कोडिंग में जाएगा बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो स्मार्ट चॉइसेस ज़रूरी है. आप अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है कि आपकी क्षमता क्या है. जब तक आप अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा. आप चले थे कुछ और करने, बन गए कुछ और. इसलिए रेडिकल चेंजेस लाना मुश्किल है. एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम. टाइम एक बहुत बेहतरीन चीज़ है. आजकल के टाइम में, आजकल का जो समय है उसमें हम टाइम का इम्पोर्टेंस कम दे रहे हैं. हम रातों रात फेमस होना चाहते हैं. हम चाहते हैं क्विक रिजल्ट मिलना चाहिए. तो वहाँ पे प्रॉब्लम है. आपको टाइम देना पड़ेगा. आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें आसान है ही नहीं. आपको समय बिताना पड़ेगा. जितना आप समय बिताएंगे, बोलते हैं ना क्रिकेट में, जितना प्लेयर समय क्रिच पे बिताएगा, पिच पे बैठेगा, रन अपने आप बनते जाएंगे. इसलिए उसको बोलते हैं समय देना, टाइम देना. तो जब आप स्मार्ट चॉइस लेंगे, जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे और आप टाइम देते हो, तो जीवन में अपने आप ही रेडिकल चेंजेस आने हैं. इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई टाल नहीं सकता. ये तीनों चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा. गलती एक्चुअली हम यही करते हैं. रात में कुछ और सोचते हैं, सुबह हमारा आइडिया चेंज हो जाता है. कभी कभी आइडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं. हमें बनना था कुछ और, किसी ने कहा कि भाई तुम तो अच्छा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजाते हो. पता चला हमारी आवाज़ तो अच्छी थी, हम बचपन से गाना गा रहे थे भाई. तो बनना था सिंगर, बन गए बजैया, गवैया के बदले. ये इस तरह की बातें होती हैं. इसलिए आपको फर्म रहना पड़ेगा कि आपने क्या सोचा है, उस पर काम करना पड़ेगा. सुबह की तैयारी आज के तैयारी के हिसाब से होनी चाहिए. एंड देन आपको चॉइसेस लेने पड़ेंगे, जो मैंने आपको बताया कि भाई आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जो एफिशिएंसी है, जो आपका नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसमें जब आप कुछ करते हैं आप, तो रिज़ल्ट ईजिली मिल सकता है. टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा. कभी कभी टाइम से पहले भी मिल जाता है, वो ऊपर वाले की इच्छा है, वो आपका लक हो सकता है, मान सकते हैं. बट रेडिकल चेंज इज इक्वल टू CST. ये हो गया. अब बात आती है कि भाई सब कुछ करने के बाद भी सक्सेस मिला नहीं, तो उसको कहते हैं लक. होता है कभी कभी. बट अगर मैं समझने की कोशिश करूं, तो मेरे ख्याल से, और मेरा अपना तजुर्बा है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग. क्योंकि बहुत सारे तजुर्बे अगर बाहर से लिया जाए तो भी हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि अपने बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ लक क्या होता है. तो लक का एक फार्मूला जो मैंने डिज़ाइन किया है, दैट इज़, लक है क्या? लक इज़ PAOA. एक डेफिनेशन बना दिया, PAOA. मतलब आपका अपने लक्ष्य के प्रति प्रिपरेशन कैसा है. अगर आप प्रिपेयर हैं तो आपका काम ईजी हो जाएगा. आपको ये भी करना है कि एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव रखना है. एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए कि कुछ भी होगा. ये नहीं कहना है कि नहीं हो पाएगा या मैं कर नहीं पाऊँगा. नहीं, मैं ही करूँगा. अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा. अगर मैं नहीं बना तो कौन बनेगा. आपको ऐसा आंसर आना चाहिए दिल से, दिमाग से. तो आपका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए लक्ष्य के प्रति. देन इट कम्स अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी एक्सेल आना चाहिए. अगर जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले ना, उसका आपको उस पर फोकस रहना चाहिए. मतलब अगर आप मान लो स्टूडेंट है, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यू हैव टू सी कि भाई न्यूज़पेपर में बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, उसके नोटिफिकेशंस आते हैं कि कौन सा वैकेंसीज कहाँ पे निकल रहा है. जब आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे. पता चले वैकेंसी निकल गई, डेट ख़त्म हो गया और आप ढूंढ रहे हैं, अरे यार मेरे को फॉर्म भरना था, तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा. सालों 10 साल, सालों साल ऐसे ही चलता रहता है. इसलिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से कहाँ पे कौन सा जॉब प्रोस्पेक्ट मिल रहा है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहाँ से कॉल आ रहा है. बिकॉज जगह क्या कहते हैं कि जब आपको ज़रूरत है तो आपको किसी चीज़ के पास पहुँचना पड़ेगा. ये स्ट्रगल फेज़ का एक एग्जाम्पल है
कि जो चीज़ आपको चाहिए ना, उसके लिए आपको पहुंचना है वहाँ पे। वो चीज़ें अपने आप नहीं आएंगी, वो सक्सेस मिलने के बाद आता है। वो सक्सेस मिलने के बाद आता है, चीज़ें अपने आप आपके पास आती रहेंगी। पर जब आप स्ट्रगल फेज़ में हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ आप में आनी चाहिए। एंड देन इज़ एक्शन। अपने सब प्रिपेयर्ड भी अच्छे हैं आप, आपका एटीट्यूड भी अच्छा है, आपने अपॉर्चुनिटी भी बना ली, पर आपने उस पर एक्शन नहीं लिया। अब घर में बैठे बैठे सारा हिसाब किताब करते रहे, घर से बाहर ही नहीं निकले, तो काम पूरा नहीं होगा। अब ये बात आती है कि इसमें लक का क्या मतलब है। लक का मतलब ऐसा है कि इस जो 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 कंपोनेंट्स मैंने बताया ना, प्रिपेयरनेस, देन एटीट्यूड, देन अपॉर्चुनिटी, देन एक्शन, इसमें से कोई भी चीज़ आप हटा दो तो अनलकी हो जाओगे। ये है लक का फॉर्मूला। और मैं अपना एग्जांपल जो मैंने आपको बताया वो बता देता हूँ। अच्छा खासा मैं पढ़ने में था, 10th क्लास तक, 12वीं भी अच्छी की। किसी कारणवश मुझे प्राइवेट जॉब करना पड़ा एंड इट वाज इन इंटरनेशनल BPO से, जिसको इंटरनेशनल कॉल सेंटर बोलते हैं। तो मेरी ड्यूटी ऐसे होती थी कि शाम को 6 बजे से लेके रात के 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक कभी कभी। तो 5-6 साल मैं जॉब में था। तो वहाँ भी पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई वॉज आउट ऑफ द सिलेबस। सोचता भी नहीं था कि मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा, बट ख्याल ऐसा था कि यार गवर्नमेंट जॉब निकालना है, कुछ बनना है। बिकॉज एक सिस्टम तैयार हो जाता है बचपन से कि हमें कुछ अच्छे पोस्ट पे एग्ज़ाम पास करके बनना है, क्रैक करके बनना है। तो अब ये था कि भाई मैं 5 साल के बाद जॉब को रिज़ाइन कर दिया एंड आई स्टार्टेड सेविंग, कुछ पैसे मेरे पास आए। तो मैंने कहा कि चलो अब सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैंने तैयारी चालू की सिविल सर्विसेज की, और सिविल सर्विसेज तैयारी के दौरान मैं SSC बैंक्स के एग्ज़ाम भी देता था। तो प्रॉब्लम क्या थी मेरे साथ कि मेरे पास ग्रेजुएशन में जो ग्रेजुएट था मैं, तो वहाँ पे मुझे 50% से कम मार्क्स आया था। आई वॉज फ्रॉम DU, और वहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग में मार्क्स कम आते हैं, ऐसा देखा गया है। तो 50% से कम नंबर है, तो मैं ऑफिसर नहीं बन सकता था। मतलब ऐसे एग्ज़ाम्स में भी उस टाइम क्या हुआ, बैंक्स में, बैंक PO में क्या था कि आपको 55% चाहिए जनरल में। तो मेरे लिए समस्या थी, मैं कैट का एग्ज़ाम नहीं दे सकता था, और बहुत सारी की वैकेंसी निकलती थी, तो मुझे लगता था कि अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आई वॉज ट्राइंग टू गो विथ बैंक क्लर्क्स एग्ज़ाम, कि क्लर्क बन जाएंगे 2-4 साल के बाद, इंटरनली ऑफिसर बनने के चांसेस होते हैं। मैं 2-3 जगह एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक पहुंचा, बट फाइनली क्लर्क्स में नहीं हुआ मुझे। SBI के मुझे याद है, फिर एसोसिएट्स बैंक का था, देन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का था। ये सन 2010-11 की बात है। तो बैंक PO का एग्ज़ाम नहीं दे सकता था, कैट का एग्ज़ाम नहीं दे सकता, सिविल सर्विस दे सकता था, और कुछ एग्ज़ाम्स दे सकता, बट दैट वाज टफर। इट्स नॉट ईजी ना, कि भाई 5 साल नौकरी करने के बाद आप सोचेंगे कि मैं 2 साल में IAS बन जाऊँ, पॉसिबल नहीं होता है। तो एक दिन ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरा दोस्त जो बहुत करीबी है, बचपन का मित्र है, वो मेरे घर पे आया। तो न्यूज़पेपर तो जो स्टूडेंट की एक रहती है रूटीन में, मैं हिंदू पढ़ता था, तो न्यूज़पेपर का एक कटिंग मैंने रखा था तकिए के नीचे, और मैं लेट रहा था। तब तक वो आया घर पे, हम लोग बात करने लगे। तो उसने कहा कि और कौन सा एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो? तो मैंने कहा हाँ दे रहा हूँ एग्ज़ाम वगैरह। तो बोलते अरे यार बैंक क्लर्क में बड़ी मुश्किल हो गई है, बहुत वैकेंसीज है तो, लेकिन क्रैक करना मुश्किल है। मैंने कहा हाँ यार मुश्किल तो है, तभी तो मैं रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद भी मेरा कहीं ना कहीं बात नहीं बन रहा है। तो उसने एक कटिंग देखी, कटिंग में बड़ौदा मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग था। उस टाइम बैंक ऑफ बड़ौदा में और मणिपाल का टाई अप था, और ऐसा था कि मणिपाल पहले 8-9 महीने का जो कैंपस एक तरह से ट्रेनिंग देगा ऑफिसर्स को, एंड देन यू बिकम ए पार्ट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉय एंड यू बिकम अ मैनेजर। तो उसमें ऐसा था कि उसमें 50% मार्क्स की ज़रूरत नहीं थी, ओनली ग्रेजुएट कैन अप्लाई। तो उसने बोला यार ये वैकेंसी तो निकली हुई है, क्यों नहीं भरते हो? मैंने कहा यार मेरे को वैसे भी क्लर्क में हो नहीं रहा, ऑफिसर मैं कैसे बन सकता हूँ, बड़ा मुश्किल है। तो उसने कहा अरे यार तुम ऐसा देख रहे हो, इसमें कुछ अलग चीज़, इसमें ओनली ग्रेजुएट कैन अप्लाई बोला है, और तुम्हारे लिए ही शायद है। मैंने कहा हाँ। मैं भी थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ कि वैकेंसी तो सही है यार, बैंक ऑफिसर बनने जा रहे हो आप, ओनली ग्रेजुएट चाहिए, ऐसा तो मिलता ही नहीं अब चांसेस।
तो मैं प्रिपेयर तो ऑलरेडी था, एटीट्यूड तो था ही कि मुझे बनना है कुछ ज़रूर, एग्ज़ाम क्रैक करना है। अब कहाँ पे मैटर फंसा हुआ था? अपॉर्चुनिटी एंड एक्शंस। अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल गई, वैकेंसी आ गई है, दोस्त ने मेरे को कन्विंस कर दिया है, मुझे एक्शन क्या लेना पड़ेगा? अब सोचेंगे अच्छा ठीक है, डेट तक वेट करेंगे फिर फॉर्म भरेंगे। नहीं, मैं उसी वक्त मैंने कहा चल दोनों चलते हैं बैंक। उस टाइम बैंक जाके चालान भरना पड़ता था। मैं गया साइबर कैफ़े, चालान निकाला, बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में जाके चालान भरा, फिर फॉर्म भरा, और आफ्टर 1 ईयर आई वॉज अ पार्ट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। आई एम स्टिल विद बैंक ऑफ बड़ौदा एज अ मैनेजर। 10 साल की सर्विस है मेरी। तो मैं अपने एग्जाम्पल से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई वॉज अनलकी बिफोर आई started taking actions and finding opportunity in life. I was thinking अरे यार ऑफिसर तो बन नहीं सकता, सपना था कि IIMS में जाऊँ, लेकिन ग्रेजुएट के रिज़ल्ट के बाद मुझे लगा कि अब तो ये बात नहीं बनेगी, 50% तो मार्क्स ही नहीं है। बट सी, गॉड गिव यू अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव टू ग्रैब इट। ऑलवेज बिलीव इन द सिस्टम। अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी भी आपको पता नहीं चलेगा, किसी की बात नहीं सुनेंगे कि वो क्या कह रहा है। इसलिए जब कोई कुछ कहे तो सोचो, करो अपने मन की, सुनो सबकी। तो ये लक का एक फॉर्मूला है कि आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आपको एटीट्यूड बिल्डअप करना पड़ेगा कि नहीं मेरे से होने वाला है, मैं कर सकता हूँ। आपको अपॉर्चुनिटी जैसे ही मिले उसको ग्रैब करना है, छोड़ना नहीं है। और इसके लिए बाबू एक्शन तो लेना पड़ेगा ना आपको, तो एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। तो ये जब चीज़ें चारों जब आपके साथ अटैच हो जाएंगी और आपके जहन का हिस्सा हो जाएगी, ये अनलकी कुछ होता नहीं है, लक भी आपके साथ आ जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड इफेक्ट ऑफ लाइफ। कंपाउंड इफेक्ट ऑफ लाइफ में हम क्या सोचते हैं? ILS, इनकम अच्छा होना चाहिए, पैसे आने चाहिए, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, इनकम अच्छा है, लाइफ अच्छा है, कोई डिजीज़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हेल्थ वाइज आपकी सही है सब कुछ, पर्सनल लाइफ जो होता है, रिलेशनशिप वो भी सही है, दैट्स कॉल्ड लाइफ। एंड सक्सेस जो भी चाहते हैं आप मिल जाए। तो आपके पास पैसे आ गए, आपकी लाइफ अच्छी हो गई और आपको सक्सेस भी मिलता रहा, तो ये आपका कंपाउंड इफेक्ट ऑफ लाइफ बोलते हैं। कंपाउंड इफेक्ट ऑफ लाइफ मतलब C इज इक्वल टू ILS। कंपाउंड इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम, योर लाइफ एंड योर सक्सेस। ये दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड इफेक्ट ऑफ लाइफ। और इससे पहले आपको मैंने ही बता दिया है कि कंपाउंड इफेक्ट ऑफ लाइफ लाने के लिए लाइफ में अगर आप रेडिकल चेंजेस लाना चाहते हैं, क्योंकि इन सब में आपको सक्सेस मिलना ज़रूरी है। पैसा भी कमाने हैं, इनकम बढ़ाना है, तो भी सक्सेस चाहिए। अगर आपको लाइफ में भी पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, पर्सनल कोई डील होता है क्रैक करना रहता है, उसमें भी आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जब सक्सेस कुछ मिलना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, कहीं सिलेक्शन लेना है, तो वो सक्सेस मिलने के लिए भी आपको रेडिकल चेंजेस लाने पड़ेंगे। एंड उसके लिए आपको किस पे काम करना पड़ेगा? CST, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट चॉइसेस एंड द टाइम। तो जब आपका आर्ट सही है, CST सही है, जब आपका लक सही है, PAOA, एंड ये सारा जब सही हो जाएगा लाइफ में तो बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट। मतलब आपका ILS भी सही हो गया, अच्छा इनकम चालू, अच्छी लाइफ और सक्सेस मिलता रहा। ज़िंदगी में और क्या चाहिए? दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे, द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ लाइफ। आप जैसा चाहेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे, आप जो चाहेंगे आपको वही मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, शेयर एंड कमेंट। Thanks for watching once again. Thank you.